हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एन एस में। तो जैसा आप सभी को पता ही कि एनिसेट हिस्ट्री के लिए हमने यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आपको बिल्कुल पूरी डिटेल में स्टार्टिंग से लेके हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और आज के दिन जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा संगम एज। तो हमने पूरे टॉपिक को वन बाय वन पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। तो चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक ज़रूर करो। अगर आपको कोई भी डाउट है आपका तो उसको कमेंट ज़रूर करो। और चीज़ों को आप कोई भी आपको लगता है कि जो भी कोई फ्रेंड आपका मतलब कि अच्छे से सीरियसली तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ चीज़ों को शेयर कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एज ए मतलब मोटिवेशन का काम कर सकता है, क्योंकि फाइनली मतलब कि मेरी और जो आपकी इंटरेक्शन होगी वो कमेंट के थ्रू ही हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मेरे को भी अपनी कमियों का नहीं पता चलेगा। तो कोशिश करना, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और जल्दी से जल्दी उसका आंसर किया जाएगा। अगर चीज़ें आपको मतलब कि फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के बाद हम यहाँ पे बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा मतलब कि आज का जो एज है, जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली रहेगा संगम एज से। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई है। संगम एज है SANGAM, संगम एज। तो देखो, आपको याद होगा कि हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। प्री हिस्ट्री के अंदर आपका जो स्टोन एज था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था वहाँ के उसके ऊपर। फिर हमने वैदिक पीरियड को थोड़ा डिस्कस किया था। जैसे ही आर्यन का हमारा इंडिया के अंदर एंट्री होती है तो वैदिक पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है और इसी को आयरन एज भी बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड को। उसके बाद आपका मतलब कि दो नए धर्म आते हैं। जो आपका वर्ण सिस्टम था उसके अपोजिशन में ब्राह्मण की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको खत्म करने के लिए दो नए धर्म आपका ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर के अंदर हमने जो 6 की 6 डायनेस्टी है उनको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए मौर्यन डायनेस्टी, क्योंकि इसने एक बार पूरे इंडिया को आप बोल सकते हो यूनाइट कर दिया था। बस सदन का थोड़ा सा पार्ट आपका बचता है, याद करो 100 के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक बार मतलब कि जो मौर्यन एम्पायर है आप उसका लेक्चर जाके पीछे देख सकते हो, तो वो आपको वहां से क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि इंडिया को, पूरे इंडिया को एक साथ यूनाइट किसने किया था, तो वो थे आपके मौर्यन। और मौर्यन के अंदर भी आपका जो अशोक का जो टाइम पीरियड था वहां पर हमारा पूरा इंडिया एक बार यूनाइट हुआ था। तो जब ये टाइम था, इसके टाइम पे भी कुछ हमारे ऊपर फॉरेन अटैक हुए। जैसे आपके ग्रीक थे, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। ग्रीक के बाद आपका जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। तो वो सब कुछ हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आपका सातवाहन आता है। सातवाहन ने बेसिकली क्या किया था, जो आपके लास्ट ये आपके मगध एम्पायर के रूलर थे, इनको यहाँ से रिप्लेस करके एक बार मगध के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए सातवाहन को हम थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और भी हमारे ऊपर कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए। उनमें से जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आपका ग्रीक, ग्रीक के बाद आपका शक, शक के बाद आपका पार्थियन, पार्थियन के बाद आपका कुशन। और यहीं से हमारा जो अगर हम बात करते हैं जो हमारा कैलेंडर है, जैसे आपका आपने को पता होगा कि शक संवती का हम यूज करते हैं। जो हमारा इंडियन जो कैलेंडर है वो हमारा जैसे ही कनिष्क का आपका मतलब कि आगमन होता है तो वो मतलब कि इंडियन कैलेंडर उस कैलेंडर को यूज करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैलेंडर थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, क्या क्या उसका इफेक्ट हुआ। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली किससे है, संगम एज से। तो देखो, जैसा कि आपको बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है, ये ऊपर वाला अब तक आपने जितना भी डिस्कस किया है, ये सारा का सारा हमारा किससे रिलेटेड है, ये आपका है नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड। तो नॉर्थ इंडिया का बेसिकली क्या है, आप जितना भी पार्ट देखते हो तो उसमें हमने क्या किया है, गंगा यमुना दोआब का जिक्र किया है, या सिंधु जो आपका रिवर है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं उनका जिक्र किया है, या नॉर्थ वेस्ट से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो मोस्टली आपका मतलब कि वही है। लेकिन उसी टाइम के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सदर्न इंडिया है आज के दिन, जहां पर आप देखते हो, तो उसका जो पार्ट है उसके अंदर जो जो इम्प्रूवमेंट हुई, उसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई या जो भी कुछ है, तो उन चीजों को इस एज के अंदर दिखाया गया है, संगम एज को। और बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD। तो कहीं पर इसका आपको मिल सकता है कि 6th सेंचुरी BC से लेके आपका 3rd सेंचुरी AD तक है। तो देखो, 3rd सेंचुरी AD के अंदर आता आता ही खत्म तो हो गया था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब हुई उसके बारे में अभी भी हिस्टोरियन है वो बहस करते हैं। कोई इसको 4th सेंचुरी से बता देता है, कोई 5th से, और यहाँ तक कुछ ने तो इसको 6th से ही बताया है।
बट आपको जो मोस्ट स्पेसिफिक मिलता है एनसीईआरटी के अंदर वो आपका है 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी। ठीक है, गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक दो जगह पे 6th भी मिल सकता है, बट सबसे स्पेसिफिक आपको क्या याद रखना है कि 3rd सेंचुरी बीसी, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं संगम एज की, तो संगम का मीनिंग क्या होता है? संगम का मीनिंग होता है ग्रेट असेंबली ऑफ लर्न्ड मैन। जो भी आपके बहुत से जो लर्न्ड मैन हैं उनकी एक असेंबली बना दी गई है यहाँ पे, तो उसी असेंबली को हम क्या बोल रहे हैं? दैट असेंबली इज नोन एज योर संगम एज। जो उनका सभी का जो मिलन हो रहा है वो सभी एक जगह पे आके जहां पर भी बैठ रहे हैं और जो भी कुछ वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी चीज को हमने क्या बोल दिया? संगम एज। ठीक है, टाइम पीरियड आपको बता दिया इसके लिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको जो द्रविडियन लिटरेचर है, जो आपका साहित्य है, जितना भी मतलब कि द्रविडियन का मीनिंग क्या है? जो हमारा साउथ इंडिया का जो मतलब कि आपका साहित्य है, तो उसके जो सबसे पहले अवशेष हैं आपको वो इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है सदर्न रीजन के लिए। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो भी हमारा जो लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं, जो अर्लीस्ट, जो सबसे पुराना आपको जो मतलब कि स्पेसिमेन देखने को मिलता है वो आपको यहीं पर मिलता है। उसके बाद अब बेसिकली इसमें संगम एज में आपके ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहला आपका चोल, चोल के बाद आपका चेरा और चेरा के बाद आपका पांड्या। और इन पांड्या ने आपका क्या किया था? इस संगम एज को सबसे ज्यादा प्रमोट किया था या इनको पैट्रोनाइज किया था, तो इनको संरक्षण जो दिया था वो इन्होंने दिया था। और पांड्या जी की कैपिटल है आपकी मदुरई, और मदुरई के अंदर ही आपके तीनों की तीनों जो संगम एज की जो मीटिंग है ना वो आपकी यहीं पर कंप्लीट हुई थी मदुरई के अंदर। तो इसको इंपॉर्टेंट रखना। अगर कोई बेसिकली पूछ ले कि संगम एज है वो आपका मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब कि उसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी या उसको सबसे ज्यादा पैट्रोनाइज किसने किया था, तो वो थे आपके पांड्या। और आज के दिन आपका जो प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है, जो आपका प्रेजेंट डे तमिलनाडु, तो उसका जो रीजन है ना वो आपका मतलब कि पांडियन का रीजन कवर करता है। आज का प्रेजेंट डे बता रहा हूं मैं आपको। अब तमिलनाडु का आपको पता होगा, तमिलियन का जो हमारा श्रीलंका है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब कि तमिलियन कम्युनिटी वहां पर चली जाती है। तो ये डिस्कशन आपने पीछे भी बहुत टाइम पढ़ा होगा। तो जो भास्करन है वो वाली चीजें भी मतलब कि अगर किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो वो उसको जाके एक बार चेक कर सकता है। अभी हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो तमिलनाडु और श्रीलंका वाला रीजन है ना वो दोनों के दोनों इसके अंदर कवर किए गए हैं। और मोस्टली यहाँ पर इसका जो लिटरेचर लिखा गया है वो आपका कौन सी लैंग्वेज में है? वो आपको तमिल लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो तमिलनाडु है, अब उसी के जो राजा है उन्होंने मदुरई के अंदर मीटिंग करवाई, तो इसका मोस्टली लिटरेचर आपको तमिल लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। तो ये देखो लिखा हुआ है 3 संगम असेंबली मदुरई के अंदर हुई अंडर द पोर्ट्रेज ऑफ पांड्याज किंग। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है आपकी। तो ये देखो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका चेरा, चेरा आपका जो प्रेजेंट डे हम बोल सकते हैं आपका थोड़ा बहुत जो आपका गोवा, कुछ पार्ट आपका महाराष्ट्र का, कर्नाटका और थोड़ा बहुत पार्ट आपका केरला का। और इनको दूसरे नाम से बोला जाता है केरला पुत्र। उसके बाद आपका चोला जो आपका प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है, थोड़ा बहुत पार्ट उड़ीसा का है, या फिर आपका जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपका जो दूसरा स्टेट बना था तेलंगाना, उसका भी कुछ पार्ट ये कवर करता है। तो ये है आपका चोला और ये है आपका पांड्या। अब देखो ये नहीं है कि ये 3 ही मतलब की, बट ये 3 आपके क्या है यहाँ पे मेजर आपके मतलब की डायनेस्टी हैं। उसके बाद आपके जो छोटी छोटी भी डायनेस्टी हैं तो इनका ज्यादा जिक्र यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और इन तीनों में क्या होता है, आपकी लड़ाइयां चलती रहती हैं। कभी आपका पेंड्या जो आपके पांड्याज हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, कभी आपके चोल ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और कभी आपके चेर ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो देखो जैसे जैसे इनके राजा बदलते रहते हैं, एक राजा 20 से लेकर 30 साल तक, कोई ज्यादा मैक्सिमम 50 साल तक आपका राज करता है। तो जो ज्यादा पावरफुल हो जाता है वो क्या करता है, दूसरे का थोड़ा एरिया कैप्चर कर लेता है। फिर उसके बाद इनमें से कोई मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा, वो उसका फिर से अपने कैप्चर को छुटवा के इनका कुछ एरिया कैप्चर कर लेगा। तो बेसिकली इन तीनों के अंदर क्या है, कॉन्स्टेंटली फाइट चलती रही है। और ये चीज आपका मतलब कि संगम एज के अंदर जो भी लिटरेचर मिला है उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस की गई है। तो आप इसको देख सकते हो, ये 3 ही इनका क्या है आपका मतलब बोल सकते हो ट्राइलेटरल आप इसको। तो इन तीनों की आपस में लड़ाइयों को दिखाया गया है और यहाँ पर जितना भी जो आपका लिटरेचर लिखा गया वो आपका दिखाया गया। तो याद रख सकते हो चेरा, चोला एंड पांड्याज। अब उसके बाद ये देखो पांड्याज का जो मैंने बताया था श्रीलंका, तो वो उसी के साथ तमिल वाला रीजन है मोस्टली आपका। अब जो आपका चोला है उनकी कैपिटल कौन सी थी, उरियार। और इनके जो फेमस जो सबसे रूलर हुए हैं वो आपके हुए हैं कराईकल। इसका नाम याद रख सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आएंगे वहां पर हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कराईकल का मतलब कि क्या क्या उसकी अचीवमेंट थी। यहाँ पर हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे।
हम मेनली हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा जो भी आपका लिटरेचर लिखा गया है, जो भी साहित्य लिखा गया है, हमारा मेन फोकस वहां पे रहेगा। ये तो बेसिक सिंपल आपको आइडिया दे रहा हूँ। और चेरा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनका देखो दूसरा नाम केरला पुत्र, और इनकी कैपिटल कहाँ पे है, पणजी में। ये पणजी नहीं है, जो गोवा की कैपिटल आज के दिन आपकी पणजी है वो अलग है, ये है आपकी वंजी, ठीक है। उसके बाद ये आपका मतलब कि 2nd सेंचुरी एडी के अंदर इनकी जो पावर है ना बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी। उसके बाद ये पांड्याज आपके पावर में रहे थे, और 3rd सेंचुरी एडी तक आते आते इनकी पावर भी आपकी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी आपकी। अब ये आपने देखो फेमस किस चीज के लिए थे, अपने पर्ल्स के लिए। मोती यहाँ पे आपके बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ये देखो आपका जो सी के साथ, तो आप इसकी कॉन्टेक्ट इसका देख ही रहे हो, सी के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो समुद्र से ये क्या करते थे, मोती निकाल के लेके आते थे, और वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। और इसका ये जो मतलब कि जो भेजते थे किसको, रोमन एम्पायर को। आपका रोमन एम्पायर है तो उनके साथ इसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बहुत ही बढ़िया फला फूला हुआ था। तो अपने पर्ल से ये क्या करते थे, जो अपने मतलब कुछ ऑर्नामेंट बना बना के वो क्या करते थे, रोमन को बेचते थे वहां पे। और रोमन से भी ये कुछ चीज अपनी परचेज करके लेके आते थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इनका ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, 3 किंगडम है और भी बहुत से स्मॉल छोटे छोटे आपके राजा रजवाड़े हैं, और इनके ऊपर क्या है, कॉन्स्टेंटली वॉर होती रहती है, ठीक है। और दे पावर डिक्लाइंड एट द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी एडी, और 3rd सेंचुरी एडी तक आते आते इन सभी की जो पावर है ना वो बिल्कुल ही आपकी डिक्लाइन हो गई है। तो ये है आपका। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके 3-4 बार आपने देखा भी होगा, अगर किसी ने यूपीएससी के लिए तैयारी की है या एसएससी के अंदर भी आपका डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या करेंगे, एक मतलब कि बुक का नाम आपका लिख देंगे और ये बोलेंगे आप ये बताओ मतलब कि बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है या कौन से एज में लिखी हुई है। तो उसके बारे में आपको एक छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि ज्यादा बुक्स का नाम आपको ना बता के सिर्फ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए किससे है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी गई हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आपका कोलासल वॉल्यूम है, बहुत ही ज्यादा विशाल मात्रा में आपका इतना ज्यादा लिटरेचर है यहाँ पे, तमिल लिटरेचर, कि अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो वो खत्म ही नहीं हो पाएगा। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास मतलब कि 4 वेद हैं, उसके बाद आपका 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं, तो देखो कितना ज्यादा लिटरल वॉल्यूम है। तो सेम उसी तरह से भी आपका क्या है, सदर्न इंडिया के अंदर भी ये आपका लिखा गया है। तो जैसे हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो आपका अर्ली वैदिक और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके अंदर ये सभी लिखे गए थे, तो वैसे उस टाइम पे आपका क्या है, संगम एज के अंदर तमिल में ये सारा लिटरेचर लिखा गया है। अब सारे के सारे संगम लिटरेचर को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो है आपका नैरेटिव और दूसरा है आपका डाइडेक्टिक। नैरेटिव का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जितनी भी जो आपकी मतलब की जो एक्सप्लेनेशन की गई है ना वो बिल्कुल एक कहानी के तौर पे की गई है, और कहानी भी कैसी, वीर रस की। जो आपका वीर रस तो पता ही होगा आपको, मतलब बेसिकली क्या है, अब आपस में लड़ाई हो रही है तो जो जिसने बहुत ज्यादा वीरता से लड़ा तो उसका ही गुणगान किया गया है थ्रू पोइट्स, कविताएं लिख लिख के उसको मतलब कि क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और डाइडेक्टिक में क्या है आपका, शिक्षाप्रद या उपदेशक। वो बोलते हैं ना कि ज्यादा उपदेश मत दो, आज के दिन आपके जितने भी जो ये बाबा होते हैं या जो भी होते हैं बहुत ज्यादा उपदेश देते हैं। तो बेसिकली वो यही बताते हैं कि मतलब कि आपको क्या क्या करना चाहिए, राजा के लिए क्या क्या आपका दैनिक मतलब कि प्रक्रिया के अंदर क्या कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर आपका जो आम जनता है उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए अगर वो मोक्ष को प्राप्ति करना चाहता है, जो भी कुछ है। तो वो सारी इसके अंदर वो मतलब जो उपदेशिक या शिक्षाप्रद बातें हैं ना सारी वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो अब देखो बात करते हैं सबसे पहले नैरेटिव से। तो नैरेटिव में बताया गया है मेनली स्टोरी और एपिक्स, आपके जो महाकाव्य हैं वो हैं, और मेनली ये किससे हैं, वीर रस से, ठीक है। जिसमें एक हीरो को ग्लोरीफाई किया गया है। ग्लोरीफाई का मीनिंग क्या है, उसको गौरवान्वित किया गया है, उसकी जो भी मतलब की वीरता की जो बातें हैं उनको मतलब की बढ़ा चढ़ा के बताया गया है इन दी पोइट्री फॉर्म, कविताओं के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अब क्या बताया गया है आपका कि परपेचुअल वार है, तो लगातार देखो उनकी लड़ाइयां तो होती रहती हैं। वो लड़ाइयां किस चीज के लिए हुई है, मोस्टली केटल रेड के लिए। केटल का मीनिंग क्या होता है, जो आपके पशु होते हैं ना, जैसे आपकी गाय हैं, आप गायों को चराने के लिए जाते हो, तो गाय को चराने के लिए जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, चारागाही। ये पेस्टोरल लाइफ है। तो अगर हम याद करते हैं तो हमारा जो अर्ली वैदिक टाइम था ना उस टाइम पे हमारा सेम यही था। अगर हम आपकी बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, आप याद करो आपका जो गंगा रीजन था या गंगा यमुना दोआब का रीजन था, तो अर्ली वैदिक के टाइम पे उस टाइम पे हमारी लाइफ क्या होती थी, पेस्टोरल लाइफ होती थी। अर्ली वैदिक के टाइम पे क्या थी, पेस्टोरल थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मेन संपत्ति माना जाता था वो किसको माना जाता था, हमारी कैटल को। लेकिन जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड आया वहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा विकास होगा, और फिर हमारा क्या हुआ, जमीन को मेन आपका मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो माना जाने लगा।
तो ये आप मतलब कि वैदिक एज को एक बार जाके पढ़ लेना अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे ही दिया है। तो यहाँ पर मेनली जो पीपल थे वो क्या थे, ये चारागाही करते थे, जो आपके मतलब पशुओं को चराते थे और अपना गुजारा करते थे। और वहां पर क्या था, वो कैटल के लिए आपकी रेड्स वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती थी। तो उसी के अंदर क्या होती थी, उस कैटल की रेड की वजह से ही उनकी बार बार लड़ाई होती रहती है तीनों के अंदर, चोल, चेरा और पांड्या तीनों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मेनली ये हंटिंग करते थे और हंटिंग के साथ ही फिशिंग भी करते थे। हंटिंग और फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था और उसके साथ साथ ये राइस को कल्टीवेट करते थे। ऐसा नहीं है कि वो राइस को कल्टीवेट ही नहीं करते थे, तो राइस भी यहाँ पर कल्टीवेट होती थी। तो एग्रीकल्चर भी आपका देखने को मिलता है और उसके साथ साथ हंटिंग एंड आपकी फिशिंग भी करते थे। अब यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है, नैरेटिव टाइप का जितना भी टेक्स्ट है आपका, तो वो हमारे को इस टाइम पीरियड की मिलिट्री कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, प्रशासन कैसा था, और उनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था जो आपके साउथ इंडियन पीपल का। तो साउथ इंडियन पीपल के इन सभी चीजों के बारे में आपकी रोशनी डालता है ये आपका नैरेटिव स्टाइल, ठीक है। अब नैरेटिव स्टाइल में बेसिकली क्या है, आपके 18 मेजर वर्क मिलते हैं, जिनमें से 10 तो आपकी क्या है, इडलीज है, सुखद जीवन के बारे में। और इसका मतलब कि जो हमारा सदर्न इंडिया में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होता है, पट्टू पट्टू, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगर हम बात करते हैं तो 8 यहाँ पे आपके संकलन लिखे गए हैं एंथोलॉजी, उसका नाम क्या है आपका एटुटोगोई। ये आपका क्या है, सारा का सारा पोएटिक लिटरेचर है आपका। तो इसमें देखो ये जो 18 मेजर वर्क है वो मेनली किस चीज के ऊपर फोकस है, या तो आपके अहम के ऊपर। अहम का मीनिंग क्या है, लव, और पूरम, पूरम का मीनिंग क्या है, वेलोर, जो वीरता दिखाई है। जितने भी आपके यहाँ पर जो मेन जो रूलर थे उन्होंने जितने भी वीरता दिखाई है, जो बहादुरी है उनकी, तो उसको बताया गया है। तो सारा का सारा नैरेटिव आपका किस चीज के ऊपर आगे टिक गया, एक तो अहम प्यार के ऊपर और दूसरा उनके वैल्यूर के ऊपर। तो ये है आपका। तो याद अगर रखना चाहते हो तो ठीक है, 18 मेजर वर्क है। वैसे जो डायडेक्टिक पढ़ेंगे वहां पर क्या होंगे, हमारा 18 माइनर वर्क होगा वहां पे। तो वही देखो यहाँ पे 18 मेजर है, वहां पर 18 क्या है, माइनर है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लिटरेचर है, जो आपका नैरेटिव स्टाइल में, जो हम ये पहला स्टाइल पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी ये 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखना। एक तो है आपका शिलापतिकरम और दूसरा है आपका मणिमेकलई। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखो बेसिकली आपकी क्या है, इसको तो ज्वेल्ड एंकलेट कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कोई भी जो औरत होती है तो वो अपने पैरों में आपका क्या होती है, पजेब पहनती है। तो उसी का मतलब ये बोला गया कि भाई तमिल लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है, मतलब कि बहुत ही मतलब कि ज्वेलरी मानी गई है उसकी, मतलब ये। तो इसमें मतलब बेसिकली दिखाया क्या गया है, ये एक लव स्टोरी है किस किस की, कोवालम की और महादेवी की। तो ये देखो मतलब कि एक्चुअली क्या होता है, ये कोवालम और कनक्की, ये जो दोनों के दोनों हैं, इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों प्यार से रहते होते हैं। तो फिर क्या होता है, जो कोवलम है ना, वो क्या करता है, उसको प्यार हो जाता है शादी के बाद इस माधवी से। और ये माधवी आपकी क्या है, डांसर है। बाकी उसमें अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे तो वहां पर इसको एक वेश्या बताया गया है, ठीक है। तो ये उसके प्यार में हो जाता है और ये क्या करता है, कनक्की को छोड़ के इसके साथ रहने के लिए चला जाता है। तो कनक्की इसको धोखा नहीं देती है, वो इसका वेट करती है यहाँ पे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये देखो उसको छोड़ के तो क्या हुआ, माधवी के पास चला गया। और माधवी फिर भी इसको क्या करती है, धोखा दे देती है। फिर ये मतलब कि क्या करता है, एक औरत की बेवफाई के लिए पूरी कविता गाता है। वहीं पर मतलब कि जो ये आपकी मतलब कि कनक्की है, ये भी एक कविता गाती है। ये मतलब कि मर्द इसको कैसे छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब उसके ऊपर ही मतलब कि कहानी चलती है। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों का मतलब कि क्या हो जाता है, आपका मिलन हो जाता है। फिर इन दोनों के मिलन के बाद इनकी एक लड़की होती है। तो इनकी जो लड़की है उसका नाम यहाँ पर क्या है, मतलब कि नाम तो नहीं बताया गया। तो उसी की जो एडवेंचर स्टोरी है ना, उसको दिखाया गया है मणिमेकलई के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, माधवी, माधवी के बाद आपका कोवलम और कनक्की। इन तीनों की लव स्टोरी को दिखाया गया है शिलापतिकरम में। और कोवलम और कनक्की से जो इनकी बेटी हुई है उसके जो एडवेंचर दिखाए गए हैं उनको दिखाया गया है आपका मणिमेकलई के अंदर। अच्छा सॉरी, ये आपका मतलब कि कनक्की के थ्रू नहीं हुई इसकी बेटी, उसकी बेटी आपकी माधवी और कोवलम से हुई है। जो वेश्या थी ना वहां पे, उससे जो बेटी हुई है उसकी स्टोरी और एडवेंचर को दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये आप अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। डायरेक्टली आपको एज ए नेम ही पूछ लिया जाता है कि जो शिलापतिकरम है आपका, वो आपके कौन से एज में लिखी गई है। तो ये आपका तमिल एज से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टाइल है वो हमारा बताया था ये आपको, वो क्या है आपका डायडेक्टिक स्टाइल। नैरेटिव हमारा वहां पे कंप्लीट हो गया। नैरेटिव में क्या है, मेनली आपको वीर रस के बारे में बताया गया था। यहाँ पर अब हमारा क्या है, मोरल इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे लिए, नैतिक करते हुए क्या है। उसके बाद जो हमारा बात करते हैं तो जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या होना चाहिए, राजा के लिए भी और जो अदर सोशल क्लास है उनके लिए भी। तो ये चीज इसका यहाँ पे टोटली इनको निर्धारित किया गया है कि राजा को कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, जो आपकी सोशल जो आम जनता है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वो सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है आपकी।
अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, आपके 18 माइनर वर्क हैं। जैसे याद करो नैरेटिव के अंदर क्या थे, 18 मेजर वर्क थे, यहाँ पर क्या है 18 आपके माइनर वर्क हैं, और जिनको बोला गया है आपका किला कनक्कू। अब ये देखो मतलब कि ये जो वर्ड हैं आपके, ये सारे के सारे आपके सदर्न इंडिया के वर्ड हैं। तो अगर कोई सदर्न से ये लेक्चर सुन रहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल मतलब कि आपके सिंपल लग रहे होंगे उसको ये वर्ड, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले बंदों को यही वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। तो उनको लगता होगा यार ये कितनी चीजों को मैं याद रख पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मारना है, मतलब कि क्रैमिंग जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा आपको दुख देती है। दुख देने का मीनिंग क्या है, एक टाइम के बाद वो आपकी भूल जाती है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा का सारा आपका स्टैटिक पार्ट है हिस्ट्री का। अब स्टैटिक को आप याद कैसे रख सकते हो, तो जितना जल्दी जल्दी आप चीजों को रिवाइज करोगे, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार उसका रिवीजन जरूर किया करो, तो उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं, मैं आपका मतलब कि रोहतक के पास ही बिलोंग करता हूं, तो रोहतक से दिल्ली तक अगर हम चलते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम कभी भी जब ट्रेवलिंग करता था तो रोहतक से मेरे को क्या पता था भाई, पहले आपका एक बहादुरगढ़ नाम का शहर आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। लेकिन जब मैंने दूसरी बार वहीं से ट्रेवल किया तो फिर मेरे को क्या पता चला, नहीं यार बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि आपका कस्बा आता है जिसका नाम क्या है, सांपला है। तो वैसे ही आपने भी मतलब कि जो आपकी लोकल एरिया है वहां पर जब आप ट्रेवल करते हो तो आपको क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, अगर किसी दो मेजर सिटीज के बीच में आप ट्रेवल करते हो तो आप सिर्फ क्या करते हो, जो मेन चीजें हैं, जो मेन शहर है आप उनको याद रखते हो। सेकंड टाइम जब आप ट्रेवल करते हो तो आपको मेन शहर के साथ साथ एक दो आपके जगह के नाम और याद हो जाते हैं। थर्ड टाइम आप ट्रेवल करते हो तो आपको क्या होता है, इन मेन शहरों के बीच के भी जो छोटे छोटे गांव हैं उनके नाम भी याद हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सेम वही है आपका, जितना जल्दी जल्दी आप चीजों को रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी, और आपको ये वर्ड है ये आपको इतने ज्यादा आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे तो आपको ये अजीब से नहीं लगेंगे। देखो प्रोनाउंसिएशन है वो हो सकता है मेरी भी गलत हो, क्योंकि मैं भी जैसा आपको मिल रहा है वैसा बता रहा हूं, तो प्रोनाउंसिएशन वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका अटेम्प्ट हो पाए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायडेक्टिक स्टाइल में। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बताया गया है, जो आपका मोरल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताया गया है, और जो आपका जो एथिकल मैसेज है वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब इसमें आपका देखो ये दो इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहला तो है आपका तिरुकुरल और दूसरा है आपका टोल्कापियम। तो फर्स्ट है जो आपका तिरुपिरम, इसको देखो फिफ्थ वेदा कहा गया है, वेदा ऑफ साउथ। तो साउथ इंडिया के अंदर अगर कोई पूछता है, आपके 4 वेद तो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर लिखे ही गए हैं आपके, तो वो तो आपको पता ही है। उसके बाद जो आपका फिफ्थ वेद है वो आपका ये है आपका, तो ये देखो डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछा गया है आपसे, और इसके राइटर कौन थे, इसके राइटर थे आपके थिरुवेल्लूर। तो थिरुवेल्लूर देखो उसके नाम से ही मतलब डिफाइन हो रहा है, तो उसके जो वर्ड के जो मतलब कि नाम के जो पहले कुछ 2-4 वर्ड हैं तो उन्हीं को क्या किया गया है इसके अंदर, उसी से आप याद रख सकते हो। तो 5वां वेदा इसको बोला गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर के लिए जो आपका तमिल लिटरेचर की जितने भी ग्रामर है, अगर उसके बारे में हमारे को कहीं पर देखने को मिलता है तो वो आपका मिलता है इस बुक के अंदर। तो ये आपकी तमिल लिटरेचर की आप बोल सकते हो सबसे पहली बुक है जिसके अंदर ग्रामर के बारे में कुछ बताया गया है। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ आपका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है आपकी इस टाइम पीरियड की उसको भी ये एक्सप्लेन करती है। तो ये दोनों की दोनों हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे जो ये संगम एज था आपका, इस टाइम पीरियड पे इनकी पॉलिटी कैसी थी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, कौन से रिलीजन को ये फॉलो करते थे, और उसके बाद इनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो कैसा था। तो वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमारा ये लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी पॉलिटी के साथ। तो पॉलिटी में इनका क्या था, हेरिडेटरी मोनार्की थी। मोनार्की का मीनिंग क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और वो भी क्या थी, हेरिडेटरी। अब ये नहीं है कि मतलब कि राजा को आप चेंज कर सकते थे, राजा का बेटा ही आपका राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो हेरिडेटरी थी आपकी, वंशज थी, उसी वंश से आपके राजा बनते रहेंगे। और मोनार्की का मीनिंग क्या है, जो राजा ने डिसाइड कर दिया वो ही आपका फाइनल चीज है। अब ठीक है, उसको मतलब की सलाह देने के लिए आपका एक मतलब की पूरी ये समिति होती थी, और इस समिति के अंदर कौन कौन थे आपके, सबसे पहले थे अमाइचर। अमाइचर को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर। उसके बाद दूसरे थे आपके अंथनार, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीस्ट। उसके बाद सेनापतियार, उसको आर्मी मैन बोलते हैं। उसके बाद थूथर, ये आपके एनवॉय हैं, जितने भी राजदूत होते हैं। उसके बाद आपका ओरार, जो आपके गुप्तचर होते थे, स्पाइस। तो इन 5 बंदों की क्या होती थी, काउंसिल होती थी, और ये आपके राजा को क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे या जो भी कोई सलाह देते थे। तो राजा इनकी बात मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता था, तो वो उसके ऊपर था। और ये जो हेरिडेटरी मोनार्की है इसको ये क्या बोलते थे, को वेंदम या कोरवम।
तो ये तीनों के तीनों वर्ड ये हेरिडेटरी मोनार्की के लिए एक्सप्लेन किए गए हैं। और अब इसको राजा को देखो एडवाइज करते थे मिनिस्टर एंड पोएट, तो ये बता दिया मैंने आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं, आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो 2018 के अंदर आपसे ये वर्ड पूछ लिया था कि भाई आप ये बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, इरापति। तो इरापति का मीनिंग क्या होता है, टैंक होता है। तो ये कुछ वर्ड, इनमें से 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी के अंदर और यूपीएससी तक देखो ये पूछा गया है। ये जो आपका क्वेश्चन था ये यूपीएससी में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो। तो ये आपके वर्ड है, ये आपको यहाँ पर क्यों बताए जा रहे हैं, इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ से वर्ड आपके बने हैं। तो मंडलम का मीनिंग क्या होता है, आपका जो किंगडम होता है। करई का मीनिंग क्या होता है, जो आपका लैंड टैक्स होता है। वेरियार को ये क्या बोलते हैं, टैक्स कलेक्टर। उसके बाद जो आपके वेलाज होते हैं उनको ये रिच पीजेंट, जो भी मतलब उनके वहां पे जो अमीर जागीरदार या जो जमींदार होते थे उनको क्या बोलते थे, वेलाज। उसके बाद आपका अरासर है, वो आपका रूलिंग जो एलाइट है। ये आपका मतलब बताया था ना अभी अभी आपको, हेरिडेटरी मोनार्की है। तो वो जो रूल करते थे, वो जो ऊंचे आदमी थे। एलाइट का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा जो मतलब कि ऊंचा आदमी बोलो, या मतलब कि जिसकी इज्जत थोड़ी सी ज्यादा हो या जो ज्यादा पैसे वाला हो। तो जो आपका उच्च श्रेणी के पीपल हैं तो उनको इलाइट पीपल बोल रहे हैं यहाँ पे ये। और एनआरडी इनका क्या होता था, कैप्टन ऑफ आर्मी। तो कैप्टन ऑफ आर्मी को क्या बोल रहे हैं, अनाड़ी। और अगर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बात करते हैं, किसी को अगर अनाड़ी बोल देते हैं तो अनाड़ी का मीनिंग पता ही होगा आपको। एक मूवी भी आई थी, तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी। तो वो अनाड़ी देखो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इनका जो कैप्टन है उसको ये अनाड़ी बोल रहे हैं। तो ठीक है, आप देखो वो चीजों को कंपेयर भी कर सकते हो। मेन चीज ये है कि आपको चीजें याद रहें। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि अनाड़ी क्या होता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं इनके रिलीजन की। पॉलिटी ठीक है, हमने डिस्कस कर ली। पॉलिटी के बाद क्या है, इनका रिलीजन। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको मिक्सचर देखने को मिलता है किस किस चीज का, एक तो जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है उनका, और जो वैदिक रिलीजन है। वैदिक टाइम पे देखो आपके जो जो चीजें थी ना, वो सारी आपको यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलेगा। जो ब्राह्मण थे आपके, वो चीफ एडवाइजर होते थे किंग के, जैसा आपका वैदिक एज में होता था, सेम वही चीज है। और सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण है ना, वो डोमिनेट नहीं थे। वो आपके देखो यहाँ पर डोमिनेशन नहीं है उनका। तो ये देखो अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा उससे अलग भी हो गया। तो इसीलिए इस वर्ड को क्या बोला है, मिक्सचर है ये आपका। कुछ चीजें आपको वैदिक एज वाली देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद इनका जो मेन गॉड होता था वो कौन होता था, मुर्गन होता था। और उसके बाद ये आपका मतलब दूसरा है तिरुमाला, जो आपका विष्णु का अवतार है। ये एक मतलब कि उसी की पूजा करते थे। और उसके बाद मुर्गन को बाद में मतलब कि इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था सुब्रमण्या, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब कि यहाँ पर क्या था, मेगालिथिक बुरियल की प्रैक्टिस थी। मेगालिथिक बुरियल का मतलब क्या है, जो भी कोई आदमी मरता था तो उसको जब वो दफनाते थे तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रख देते थे। और उस पत्थर के ऊपर क्या करते थे, उससे रिलेटेड जो भी उसकी वीरता की बातें थी उन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता था। तो मेगालिथिक का मीनिंग क्या है, लिथ का तो मीनिंग क्या होता है, पत्थर। और मेगा का क्या मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा। तो और ये क्या करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर बिलीव करते थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये जो भी कोई आदमी मर जाता था तो उसके मरने के बाद उसके जो भी कोई हथियार हैं या उसकी जो भी कोई चीजें हैं जिनको वो यूज करता था, वो सारी की सारी उसकी कब्र के अंदर उनके साथ ही दफना देते थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप वो चीजों के साथ ही आएगा। तो लाइफ आफ्टर डेथ, इसीलिए इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये हीरो स्टोन को क्या बोल रहे हैं, वेराइकल। तो ये आपका क्या है, जो भी हीरो आपके फाइटिंग के दौरान मरे हैं ना, तो उनकी प्रशंसा करने के लिए, उन्हीं को मतलब कि ऊंचा बड़ा चढ़ा के लिखने के लिए आपके क्या था, ये जो बड़े बड़े पत्थर लिखे गए थे, इन पत्थर के ऊपर आपका क्या है, हीरो स्टोन बोलते हैं उनको। और उनके ऊपर उनकी वीरता के बारे में, उन्होंने क्या क्या मतलब कि अचीव किया था, वो सारी चीजें उस पत्थर के ऊपर लिखी होती थी। ये देखो आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये देखो आपका कोई भी आदमी जो मरा हुआ था उसके ऊपर ये देखो सारे पत्थर वो रख दिए हैं। तो मेगालिथिक हो गया, ये भी देखो। और ये इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ये देखो आपके जो ये डॉट्स हैं वो सारे आपके मतलब कि जितने भी मेजर आपके जो ये वेराइकल हैं वो सारे के सारे दिखाए गए हैं। अब देखो यहाँ पर आप इसको और अच्छे से देख पाओगे। जैसे देखो ये पत्थर बने हुए हैं, अब पत्थर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपका वेराइकल भी बोलते हैं इसको। जैसे वहां पर वर्ड था के, यहाँ पर आ गया जी, तो विराइकल बोलो या वीरगल बोलो। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो आपका ये हीरो स्टोन है, और आपके जो भी वॉरियर होते थे, जो आपके लड़ाइयाँ करते थे, तो उनकी वैलोर को दिखाया गया है यहाँ पे, उनके साहस को, उनके आत्मविश्वास को, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो देखो इन पत्थर को आप देख सकते हो, तो ये हैं आपके हीरो स्टोन। तो वर्ड याद रखना, ये आपका वीरगल है या विराइकल है, ये आपका क्या शो करता है, तो ये आपके हीरो स्टोन है। और आपके साउथ इंडिया के अंदर ये आपकी जो आपकी पूरी ये कल्चर है, ये बहुत ही ज्यादा आपकी फेमस थी।
अब हम बात करते हैं इनके इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में। तो देखो इनकी पॉलिटी हमने डिस्कस कर ली, इनकी इकोनॉमी हमने डिस्कस कर ली, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, इनकी इकोनॉमी कैसी होती थी और इनकी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो क्या करते थे। तो आपको बताया ही था लास्ट, पीछे भी आपकी लास्ट स्लाइड के अंदर, कि इनकी मेजर क्रॉप तो क्या थी, राइस। राइस के साथ साथ क्या करते थे, फिशिंग करते थे और थोड़ी बहुत हंटिंग करते थे। हंटिंग और फिशिंग भी चल रही थी, और काउ हर्डिंग, गायों को चराना इनका मेन व्यवसाय था किसी टाइम पे, ठीक है। तो ये इनके मेजर सोर्स थे खाना प्राप्त करने के लिए आपकी, ठीक है। अब उसके साथ साथ ये क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट भी था यहाँ पर, ये हाथ का काम है, जैसे बुनाई का काम है वो करते थे, आपका जो मतलब मेटल वर्क है वो भी करते थे, कारपेंट्री आपका जो मतलब लकड़ी से रिलेटेड जितना भी काम है वो करते थे। उसके बाद आपका शिप बिल्डिंग, अब देखो ये सारा का सारा आपका क्या है, समुद्र के साथ है। तो आपकी जो नाव बनाई जाती थी या जो बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे, अब जहाज के थ्रू ये क्या करते थे, आपके रोमन एम्पायर के साथ ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो वो पानी की जहाजों के थ्रू ही होता था। तो वो शिप की बिल्डिंग होगी, मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट हो गए। अब ये ऑर्नामेंट किस किस चीज से बनाते थे, आपके जो मीड, बीड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपका पर्ल बोल सकते हो या बीड बोल सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं। तो एक तो मन का है और दूसरा आपका पर्ल है। अब देखो मन का आपको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपने जो हमारे भगवान शिव हैं उनका डमरू तो जरूर देखा होगा। अब डमरू के साइड में वो जो मतलब कि जो छोटा सा वो जो लगा होता है ना, वो आपका क्या है, वो मन का है। अब उसी को हम मतलब कि वो क्या करते हैं, बजाते हैं। और एक मूवी भी आई थी आपकी पीके, तो पीके के अंदर क्या बोला गया था कि भाई उसके डमरू का मन का टूट के गिर गया, तो इसीलिए वो क्या करना चाहता है, वहां पे मंदिर बनाना चाहता है। लेकिन आमिर खान क्या बोलता है, भाई ये मन का नहीं है उसका, ये तो मेरा पत्थर है, मतलब इसी के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने मतलब कि उसमें वर्ल्ड में जा पाऊंगा। तो ये बेसिकली वो देखो मन का ये वही है आपका, ठीक है। तो कुछ अगर वहां लोग ज्यादा चमकदार हो जाते हैं तो वो आपका क्या बोल देते हैं, उनको पर्ल भी बोल देते हैं। उसके बाद आपका जो स्टोन है उसकी मतलब कि ऑर्नामेंट बनाते थे। और आइवोरी, हाथी के दांतों के भी यहाँ पर क्या है, ऑर्नामेंट बनाए हुए हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो पुराने टाइम पे आपने कुछ ऐसी मतलब कि देखे होंगे पीपल जहां पर वो क्या है, हाथी के दांतों को भी एज ए माला बना के अपने गले में पहने हुए हैं। तो वो सारे देखो उन्होंने उससे ऑर्नामेंट बनाते थे। और इनका जो मार्केट प्लेस होता था, जैसे आज के दिन हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं, भाई मैं बाजार जा रहा हूँ कोई चीज खरीदने के लिए, तो ये अपने बाजार को क्या बोलते थे, ये वर्ड यूज करते थे, अंगाड़ी, ठीक है। अंगाड़ी, अनाड़ी अलग है, अनाड़ी आपका इनका सेनापति का नाम था जो आपका एनआरडी लिखा हुआ था। ये क्या है आपका अंगाड़ी है, उससे मिलता जुलता ही है थोड़ा सा, बट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इनका जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल वर्ड यूज किया गया है, इंटरनल नहीं। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है, इंडिया से बाहर। तो वो किसके साथ हुआ, वो रोमन के साथ हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपकी समृद्धि आई। प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या है, अब देखो व्यापार बढ़ेगा तो क्या होगा, सभी अपना मतलब कि अच्छे से लाइफ को एंजॉय करेंगे, आपका अमीर हो जाएंगे, तो प्रोस्पेरिटी है वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती जाएगी। अब ये इंपोर्ट क्या क्या करते थे रोमन एम्पायर से, वहां से ये इंपोर्ट करते थे गोल्ड, ग्लास, हॉर्सेज एंड वाइन। और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, जो भी इनका कॉटन का क्लॉथ होता था, जो इनके स्पाइसेस, देखो मसाले तो कभी से साउथ इंडिया के अंदर इतने फेमस हैं, आज के दिन भी हमारा इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो मसाले वाला जो पार्ट है वो आपका यहीं से निकल के आता है। आइवोरी, जो आपके हाथी के दांत हो गए, पर्ल एंड प्रीसियस स्टोन, तो ये सारे ही एक्सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर आपके जो मसालों के अंदर आपकी जो मिर्च होती थी ना, पेपर, उसको ये जो रोम पीपल हैं वो क्या बोलते थे, यवन प्रिय। और ये इतनी ज्यादा ह्यूज डिमांड में रहती थी रोम के अंदर, बहुत ही ज्यादा। तो देखो ये एक्सपोर्ट करते थे इस चीज को। तो यवन प्रिय अगर कोई पूछ ले तो क्या है, तो ये आपकी सदर्न इंडिया के अंदर जो मिर्ची होती है ना, पेपर, उसी को ये क्या बोल रहे हैं, वो यवन प्रिय बोल रहे हैं। और ये यवन प्रिय वर्ड कहाँ किसने यूज किया, ये आपके जो रोमन पीपल थे उनके द्वारा यूज किया गया है। तो ये देखो आपका रोमन एम्पायर आप पूरा देख पा रहे हो। ये बीच में आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी है पहले तो। अब तो यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर बना दी गई है, लेकिन पहले स्वेज नहर नहीं होती थी। तो आपका क्या है, यहाँ तक तो मतलब कि वो जहाज के थ्रू ले आते थे, फिर यहाँ से मतलब कि क्या करते थे, बदल के जहाजों को, और आपका आगे का जो मतलब कि रोमन एम्पायर में पूरे में वो जाता था आपका। तो ये आपका सारा का सारा आपका अगर आप देखते हो तो यूरोप का पार्ट है। ये कुछ आपका मतलब कि जो अफ्रीका का पार्ट है आपका, ये देखो अफ्रीका लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ पार्ट हमारा एशिया का है, ये पार्ट आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपका इजराइल है। तो सारी वो कंट्री अगर आप वर्ल्ड मैप को देखना चाहते हो तो आप एक बार उसको देख लेना, जो आप आज का जो आपका प्रेजेंट डे मैप है उसके साथ एक बार कंपेयर करके आप उसको देख सकते हो। बट ये सारा है कौन सा, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी का रीजन है ये आपका। तो उसको मेडिटेरेनियन सी को ये वहां पे क्या बोलते थे, इथेरियन सी। तो ये देखो एक बुक है यहाँ पे, प्रीप्लस ऑफ एथेरियन सी, तो इसके बारे में, और इसका राइटर है कोई अननोन है। लेकिन इस बुक से हमारे को इनकी जो इकोनॉमी है, जो आपकी सदर्न इंडिया की या संगम एज की जो इकोनॉमी है उसके बारे में और उनकी ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है हमारे को।
और इसका राइटर कौन है वो आज तक नहीं पता चला। तो देखो समृद्धशाली तो ये हो ही गए थे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेड पोर्ट बनाए गए थे। पोर्ट का मीनिंग क्या है, बंदरगाह बनाए गए थे। और ये बंदरगाह आपके क्या थे, रोमन के साथ उनकी जो सेटलमेंट करने के लिए जो उनके आउटपोस्ट थे, जहाँ पर उनका जो सामान इंपोर्ट हो के आता था वो उतार देते थे, और यहाँ से जो इंडिया का जो सामान एक्सपोर्ट होके आता था वो इन बंदरगाहों के ऊपर ही उनकी क्या होती थी, सेटलमेंट हो जाती थी। तो वो चलता रहता था आपका। तो इंपोर्टेंट पोर्ट है आपके वो कौन कौन से हैं, देखो चेरा, चोला और तीसरा आपका क्या है, पांडियाज। तो चेरा के टाइम पे तो कौन कौन से थे आपके, कोची, टोंडी एंड गुंडर। और आपका कोला के टाइम पे, चोला के टाइम पे आपके क्या थे, कावेरीपट्टम और पुडुचेरी। ये देखो आप यहाँ पे मैप के अंदर देख सकते हो। वो जो इंपोर्टेंट जितने भी पोर्ट हैं वो आपके दिखाए गए हैं। और ये वाले जो इंपोर्टेंट पोर्ट है ये आपके क्या हैं, पांड्या के इंपोर्टेंट पोर्ट हैं। तो आप इस फिगर को एक बार देख लेना। तो ये है हमारा लेक्चर संगमवेद का। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर चीज़ें आपको पसंद आई, देखो ये लेक्चर आप मैं बिल्कुल फिर से बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आपका स्टैटिक पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि उसको जितना इजी वे में मैं आपको बता सकता था। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताओ कि आपका क्या डाउट है। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आप जीएस बाई एनएस का एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चीजें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक करो और शेयर भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो आपको फर्दर भी अगर कोई नोटिफिकेशन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।